हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपके एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन 4 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो जब हमारे भारत जो गुलाम था उसको आज़ाद करवाने के लिए आरंभ में जो आंदोलन चलाए गए थे उन सभी के विषय में इस पाठ के अंतर्गत जानकारी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है हमारा प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जिन जिन संस्थाओं ने किया था या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जिन संस्थाओं ने आंदोलन आरंभ किया था उनको हमने क्या कहा है इसमें, प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं। तो चलिए, 1860 के दशक में दादा भाई नौरोजी ने भारत के पक्ष में जनमत की स्थापना हेतु इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया संस्था की शुरुआत की थी। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी। तो जो सबसे 1860 का दशक था उसमें जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने भारत के जनमत यानी भारत के लोगों की और भारत की स्वतंत्रता की स्थापना हेतु इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया संस्था की शुरुआत की थी और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिशियन रूल इन इंडिया एक पुस्तक की रचना की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत में जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रताओं का दमन, ठीक है, दमन यानी किसी चीज़ का हरण करना, और ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के आर्थिक, जो अंग्रेज़ों ने भारत में आकर यहाँ का आर्थिक शोषण किया था उसकी आलोचना की थी। उसके बाद सन 1870 ईस्वी में एम.जी. राणा डे, जे.पी. गोखले एवं अन्य के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं अन्यों ने मिलकर कोलकाता में भारतीय संस्था की स्थापना की थी। तो यह जो थी प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए थे। उसके बाद इसमें आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। तो जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था उसका प्रथम चरण क्या था, यानी पहला कदम क्या था, तो उसका पहला कदम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राजनीतिक जीवन में एक नए युग का आरंभ हुआ था। आईएनसी की नींव एक सेवानिवृत्त भारतीय सार्वजनिक सेवा अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने रखी थी और इसका प्रथम चरण 28 दिसंबर सन 1885 में आयोजित किया गया था और उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वह इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अब आ जाता है नरमपंथी, जो सन 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम चरण यानी जो कांग्रेस ने पहला कदम उठाया था राष्ट्रीय आंदोलन की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो चलाया था, उसमें कांग्रेस की जो मांगे थी ये बहुत ही साधारण थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने संवैधानिक सुधार, आर्थिक रियासतों, प्रशासनिक पुनर्गठन एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा मात्र तक ही सीमित थी, यानी यही उनकी जो थी मांगे थी। अतएव संगठन के प्रारंभिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों के आयोग की नियुक्ति, केंद्रीय तथा भारतीय विधान परिषदों के कार्य के उदारीकरण आदि जो थे केवल इन पर ही बल दिया गया था। अधिकांश प्रारंभिक कांग्रेस वासियों ने संवैधानिक माध्यमों में विश्वास रखते हुए यानी संविधान में विश्वास रखते हुए ब्रिटिश सरकार की आलोचना में, यानी जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो उनका रवैया था वह नर्म और शांतिपूर्ण यानी मधुरमय बना हुआ था, इसलिए उन्हें नरमपंथी कहा गया था, ठीक है। 1905 तक नरमपंथियों को ब्रिटिश के न्याय एवं निष्पक्ष कार्य पर विश्वास था, यानी उस समय के जो भी इस दल के जो भी नेता वगैरह थे उन्हें, जो अंग्रेज थे उनके जो कार्य और न्याय करने की पद्धति उनके ऊपर उन्हें पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने प्रार्थनाओं एवं याचिकाओं के साथ साथ आंदोलन जारी रखा, लेकिन ब्रिटिश के प्रति उनके जो व्यवहार थे वह बहरे बन चुके थे। तब भारतीयों को इस बात की अनुभूति हुई, यानी इस बात को उन्हें भास हुआ कि ब्रिटिश सरकार सच्ची और न्यायिक नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उनमें अविश्वास उत्पन्न हो गया और अंततः कांग्रेस में गर्मपंथियों का उदय हुआ। तो नरमपंथी वो थे जिन्होंने के आराम से और शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखा, परंतु जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तब जो है गर्मपंथी दल की स्थापना हुई थी। तो यह दल 1905 से लेकर 1918 ईस्वी तक कार्य किया था। भारत में परिवर्तनकारी राष्ट्रीय विचार सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में निरंतर बढ़ रहे थे। सरकार के दमन चक्र के बावजूद इसमें तेजी से वृद्धि हो रही थी। 20वीं शताब्दी आरंभ होने तक जो गांव के लोग थे, किसान थे, श्रमिक थे, जो उनमें था असंतोष व्यक्त हो चुका था। क्योंकि जो उनका दमन निरंतर होता जा रहा था। बड़ी संख्याओं में नेता अपनी मांगों में मुखर तथा कार्यों के प्रति सक्रिय हो चुके थे और वह नेता परिवर्तनकारी, राष्ट्रवादी अथवा गर्मपंथी कहलाए थे। सन 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद की द्वितीय चरण का आरंभ हुआ था। अब उसके बाद आ जाता है हमारा बंगाल का विभाजन। तो इसमें आता है बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था और उस समय एक बड़ा प्रेसिडेंसी प्रांत था। उसके वर्तमान का बंगाल
देश पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा के भाग सम्मिलित थे। कर्जन ने सन 1905 में यह कहकर बंगाल का विभाजन कर दिया था कि प्रबंधकीय उद्देश्यों के कारण यह संचालित नहीं हो पा रहा, परंतु जो इसका मुख्य कारण था वह क्या था, वह सांप्रदायिकता पर आधारित था। और ये जो क्या था, बंगाली एकता को भंग करने के लिए ब्रिटिश सरकार की जो थी वह कोशिश थी, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, जिससे बंगाल में विरोध की जो चिंगारी थी वह भड़क गई थी और जिसने लोगों को उपवासों प्रदर्शन एवं अमर सोनार बंगाल प्रदर्शनों एवं वंदे मातरम के गायन द्वारा प्रदर्शित किया था। विरोधियों ने राखियां बांधकर भाईचारे का प्रदर्शन किया था और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगाल गीत की रचना की थी, जिससे बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गीत बना लिया था। उसके बाद आता है गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अंग्रेजी सरकार की यह सोचकर मदद की थी कि युद्ध के बाद जो है अंग्रेज सरकार भारत को जो है आज़ाद कर देगी, परंतु इसके विपरीत क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने युद्ध की समाप्ति के बाद भी कई दमनकारी कानून बनाए, जिसमें रोलर एक्ट प्रमुख था। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी से 1919 में रोल एक्ट के विरोध सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। गांधी जी का मानना था कि यदि हमारी बात सही है और उसे सिर्फ आग्रह के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती या लड़ाई से। वह सत्य को अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करने के विरुद्ध थे। गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग एवं अवज्ञा दो नए तरीके जोड़ दिए थे। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग किया था और इसके फलस्वरूप गांधी जी अखिल भारतीय नेता के रूप में उभरे थे। उसके बाद आता है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल सन 1919 में इन दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा के लिए जनता एकत्र हुई थी। सभा शांतिपूर्ण थी, बहुत से लोग उसमें आए हुए थे, परंतु उसी समय जो ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को लेकर वह पार्क में पहुंच गया और उसने जनता को बिना चेतावनी दिए हुए अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे उसमें बहुत से ही निहत्थे लोग जो थे मारे गए थे। उसके अंतर्गत कम से कम 1000 आदमी मारे गए थे और जो 2000 तक की संख्या में व्यक्ति थे वह घायल हुए थे। उसके बाद आया था हमारा असहयोग आंदोलन सन 1920 से 1922। तो जलियांवाला हत्याकांड, तुर्की विभाजन, देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई आदि से उत्पन्न जो उस समय विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उसके चलते महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन छेड़ने का फैसला किया था। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं थी वह निम्न थी, जैसे के छात्रों के सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी स्कूलों में पढ़ना स्वीकार किया गया था। कई सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी पदों से त्याग दे दिए थे तथा अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जो था वह जोर दिया गया था। जब संपूर्ण देश में आंदोलन जोरों पर था, उस समय वेल्स इंग्लैंड के राजकुमार जो थे भारत की यात्रा पर आए थे। तो उस समय जो भारत के लोगों थे उन्होंने उनके आने का बहिष्कार किया था और सारे देश में हड़ताल रही थी। लोगों ने जब संपूर्ण देश में आंदोलन जोरों पर था, उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान में जो पुलिस थी उसके जातियों के विरोध में जब उसने जनता पर जो थे प्रहार कर दिए थे, जिससे जो थी लोगों ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी थी और जिसमें 22 जो पुलिसकर्मी थे वह जिंदा जल गए थे। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने 12 फरवरी को 1922 में आंदोलन जो था वह वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है सन 1924 इसके बाद की प्रमुख घटनाएं। तो सन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में केंद्रीय कक्ष में 2 बम फेंक दिए थे। जो उन्होंने बम फेंके थे उनका जो उद्देश्य था किसी की हत्या करने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने बम फेंके थे, बल्कि वह बम इसलिए फेंके गए थे कि सुरक्षा विधायक और जो 31 मजदूर नेता थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध के प्रदर्शन में उन्होंने यह बम फेंके थे। 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था एवं अन्य क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ रहते हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए थे।
उसके बाद आया था हमारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग यानी स्वतंत्रता की मांग। तो सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के जो थे वह अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर सन 1929 को पेश किया गया एक प्रस्ताव जो था वह स्वीकार कर लिया गया था और उस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि कांग्रेस के संविधान की धारा के स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता यानी पूरी तरह से आज़ादी। पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया था और कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी को के दिन जो थे सारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी ले लिया था। उसके बाद आया था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के 8 वर्ष बाद गांधी जी ने अपना अगला आंदोलन चलाया था। राजनीतिक तनाव भरे वातावरण में गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय प्रशासनिक सुधारों का कार्यक्रम बनाया तथा वायसराय अरविंद को इसे स्वीकार ही करना पड़ा, किंतु सरकार की प्रतिक्रिया उनके अनुकूल नहीं थी, जिसके रहते उन्होंने 12 मार्च सन 1930 को जो गांधी जी थे उन्होंने दांडी यात्रा आरंभ की थी और नमक कानून को तोड़कर दमनकारी ब्रिटिश कानून के विरोध में भारतीय लोगों का अवज्ञा प्रतीक बना लिया था। उसके बाद आया था हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम कदम। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक नए चरण का आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। लोगों से उन्होंने कहा था करो या मरो, यानी जो पहले गांधी जी थे वह कहते थे कि हमें पहले अपनी बात केवल बातों के द्वारा सत्यता के द्वारा मनानी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार का रवैया देखकर उन्होंने बाद में कहा था करो या मरो। अंग्रेजों से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अहिंसात्मक रूप से ही लड़ाई लड़नी है। इस आंदोलन में गांधी जी और अन्य नेता जेल गए, परंतु यह आंदोलन जो था वह लगातार फैलता गया और किसानों और युवाओं जो थे वह इसमें जुड़ने लगे थे। संचार और राज्य सरकार के चिन्हों पर देश में सब जगह हमले हुए। बहुत से क्षेत्रों में लोगों ने अपनी सरकारें बना ली थी। सन 1943 के अंत तक 90,000 से अधिक जो लोग थे वह गिरफ्तार हो चुके थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोलाबारी में मारे गए थे। उसके बाद आ जाता है स्वतंत्र तथा विभाजन। तो इन सभी आंदोलनों के बाद लॉर्ड माउंटेन ने 22 मार्च सन 1947 को जब वह भारत आए, उस समय भारत में सांप्रदायिकता जो हिंसाएं थी वह जारी थी। उन्हें लगा कि भारत का विभाजन अब आवश्यक हो गया है। उन्होंने विभाजन की योजना बनाई तथा उसे ब्रिटिश संसद में पेश किया। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून सन 1947 में इसे प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि सत्ता का हस्तांतरण जून सन 1948 की बजाय 15 अगस्त सन 1947 को होगा और भारत को 2 देश भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। कांग्रेस के पास सांप्रदायिकता हिंसा रोकने का कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन इसने कुल मिलाकर 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को नकार दिया था। इस सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई सन 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया था तथा 5 अगस्त सन 1947 को जो हमारा भारत था वह स्वतंत्र हो गया था। कई शताब्दियों के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस मध्यरात्रि के समय भारत को एक नया जीवन प्राप्त जो है वह हुआ है। तो इस लेसन में जो मेन बातें थी वह थी असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस दलों की जो था उनका बांटना, ठीक है। दूसरा था 1923 में स्वराज्य पार्टी की इसमें स्थापना हुई थी बताया गया है। और सन 1924 में गांधी जी थे वे जेल से छूटे थे और उन्होंने अनेक रचनात्मक कार्यों को कर कांग्रेस के दोनों गुटों को स्वीकार कर लिया था। क्रांतिकारियों की गतिविधियां जारी रही थीं। सन 1925 में क्रांतिकारियों के एक दल ने कोकारी स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूटा था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भूपेश्वर दत्त, राजनाथ, सुखदेव आदि जो थे वह समय के प्रमुख क्रांतिकारी थे और उनके क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। साइमन कमीशन जो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। सन 1860 के दशक में दादा भाई नौरोजी ने भारत के पक्ष में जनमत की स्थापना हेतु इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। अब आप इस लेसन की जब रीडिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इस लेसन का जो भी वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा।